जय हिंद। मैं डीके सर आप सबको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मां शारदे यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीके सर आप सभी को दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स, चाहे क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, ये सारे क्लास के बच्चों को डीके सर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं क्रैश कोर्स। तो चलिए आज सबको वेलकम करते हैं आज के एक नए सेक्शन में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज का जो है क्लास 10 वालों के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, वह भी सामाजिक विज्ञान से। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 नंबर के प्रश्नों के लिए। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न आपको हम देंगे लगभग 15 क्वेश्चन देंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सारे प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। तो आज यहाँ से लगभग 14 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये दोनों से आपका टच कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल यहाँ आप पढ़ लीजिए ना, आपका इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। किसके लिए? 2 नंबर के लिए। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है कि उटोपिया से आप क्या समझते हैं। उटोपिया से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो उटोपिया होता है ना, क्या होता है? तो इसका जवाब लिखना है कि सभी प्रकार के भेदभावों से अलग एक ऐसे समाज की कल्पना जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है, उटोपिया या कल्पना आदर्श कहलाता है। मतलब क्या लिखेंगे कि जो उटोपिया है ना, उटोपिया जो है ना, सभी प्रकार के भेदभावों से अलग एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है, तो वही उटोपिया कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो उटोपिया है ना, उटोपिया का दूसरा नाम ही कल्पना आदर्श है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सत्याग्रह जो है ना, सत्याग्रह जो है वह सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना। ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह करना। तो जवाब लिखना कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हमारे भारत में, बहुत प्रकार के राजनीतिक दल हैं, उनमें से किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के। अब गुरुजी पूछिएगा कि बच्चों कि गुरुजी राजनीतिक दल क्या होता है? तो वे पार्टी जो चुनाव लड़ती है। तो कौन कौन? जैसे अभी का जो पॉपुलर पार्टी है आपका, वो बीजेपी है। बीजेपी और कांग्रेस है कि नहीं है? कांग्रेस है। तो बस यही आपको लेकर चलना है, यही 2 पार्टी का नाम बीजेपी और कांग्रेस आपको लिख देना है। अगर कहीं पूछ दे कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, केवल फुल छाप, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ छाप। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो 2 गैर परंपरागत स्रोत हो गया आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्या हो गया? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखिए। जो सड़क होता है ना, इसकी 2 विशेषताएं लिखना है। तो लिखेंगे सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे सड़कों को बनाने में यह परिवहन साधन की अपेक्षा कम लागत आती है। मतलब सड़क परिवहन जो है ना, दूसरे परिवहन की अपेक्षा कम खर्चे में बन जाती है। दूसरा लिखेंगे सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधन से कम खर्चीला होता है। इसमें भाड़ा भी कम लगता है। अगर आपको अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है तो कोई भी गाड़ी पकड़िए, चले जाइए, इसमें आपका पैसे की भी बचत होती है। आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा मतलब रुपया किसको कहेंगे? तो इसका जवाब लिखना है कि कोई भी वह वस्तु जो समान रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है, उसे मुद्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। जवाब लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने व्यवसाय को एक से अधिक देशों में क्या करती है? संचालित करती है। एक से अधिक देशों में संचालित करती है। आपका अगला प्रश्न है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद, तो सबको जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों
कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता तथा शासन वर्ग अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होता है, निरंकुशवाद कहलाता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, निरंकुशवाद में ना राजा अपनी मनमानी करता है, राजा अपनी मनमानी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तो जवाब लिखना है कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला निम्नलिखित कारणों से लिए। नंबर 1 लिखेंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा और शांति का पूर्ण समर्थक थे, इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरी चोरा के पुलिस थाने को आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली है तो वह परेशान हो उठे। उन्हें यह विश्वास न रहा कि वे लोग को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना ही क्या समझा, उचित समझा। दूसरा कारण लिखेंगे कि वे सोचने लगे कि लोग अधिक हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेज सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी। मतलब जब लोग अत्यधिक अत्याचार करेंगे ना तो अंग्रेज भी उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए वे भी उनका भी खून खोलने लगेगा, आतंक का राज स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे, इसलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने यह असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो आपको जवाब लिखना है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है। साथ ही साथ यह हमारे समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो जवाब लिखना है किसी भी राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, यह लोगों का ऐसा समूह है जो सरकार बनाने तो चलाने के लिए समान मुद्दों पर सहमति दिखाते हुए साथ मिलकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समाज के सामूहिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास नीति एवं कार्यक्रम होते हैं। तीसरा लिखेंगे वे इन नीतियों एवं कार्यक्रमों को चुनाव द्वारा जनता से प्राप्त लोकप्रिय समर्थन के माध्यम से लागू करते हैं। आपका अगला पॉइंट लिखेंगे वे समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन को परीक्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उनकी पहचान इससे होती है वह समाज के किसी के लिए खड़े हैं। वे किस नीतियों का समर्थन करते हैं तो वह किन के हितों का देखभाल करते हैं। लिख लोगे ना। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन मिलता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। इसका जवाब लिखना है छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भरपूर मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार कठोर चट्टानों का बना है, अतः यह अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लिख लोगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है मेरे प्यारे बच्चों वह औसत आय कहलाती है। क्या कहलाती है, औसत आय कहलाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। आपका जवाब होगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों में अपनी प्रतिभा के अनुसार या आर्थिक तथा सृजनात्मक जीवन जीने की क्षमता क्या करे, प्रदान करे। लिख लोगे ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। लिखना है इसका जवाब कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, युवकों में नेतृत्व की क्षमता। नंबर 2, चारित्रिक विशेषताएं। नंबर 3, सहयोग की भावनाएं। नंबर 4, सेवा आदर्शों आदि का विकास करना। और पॉइंट 5 लिखेंगे संकट के समय पीड़ितों का मदद करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक डीके सर के द्वारा दी जाने वाली फ्री क्रैश कोर्स में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अभी इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लास 8, 9, 10
11-12 के VVI क्वेश्चंस, मॉडल सेट का सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपके एग्जाम की आंसर की और प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।